नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू हरियाणा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता चल चुका है क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है, पर फिर भी मैं रिकॉल कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं कि स्टडी आईक्यू आपके लिए एचपीएससी एचसीएस 2025 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा कुछ लेके आ चुका है, जिसके अंतर्गत दो दो सीरीज आपके लिए अनाउंस की गई है। साथियों, पहली सीरीज है हमारी कुरुक्षेत्र सीरीज, जिसमें हमारी पूरी टीम, हमारे सारे फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से लाइव क्लासेस के जरिए आपके प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग करवाने वाले हैं। और दूसरी सीरीज अनाउंस की गई है साथियों, द्रोण सीरीज, जिसके अंतर्गत हमारी यही टीम अपने अपने सब्जेक्ट के मेंस वाले टॉपिक आपके सामने रखेगी। थ्योरी के माध्यम से आपके पूरे सब्जेक्ट को, पूरे टॉपिक को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेट पीएससी के लिए ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस को भी ध्यान में रखते हुए सीरीज चलाई जा रही है। दोनों सीरीज एक साथ चलाई जा रही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये साथियों कि जो कुरुक्षेत्र सीरीज है हमारी, उसमें हमारी पूरी टीम अपने सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने तो आएगी, पर यहां पर क्लासेस लाइव चलेंगी। बिल्कुल लाइव क्लासेस में आप जुड़ के टॉपिक वाइज एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के करेंगे और प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो द्रोण सीरीज है, उस द्रोण सीरीज में हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से एक मेरा ये पहला लेक्चर है आज का, जहां रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से आपको मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, थ्योरी को आपके सामने रखा जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे, पूरा बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। मतलब प्रीलिम्स तो निकलना ही निकलना है, मेंस की भी गारंटी यहां पर आपको दी जाएगी। और ये सब कहां होने वाला है? यूट्यूब पे होने वाला है, बिल्कुल निःशुल्क होने वाला है। ये केवल एक ही प्लेटफॉर्म कर सकता है, वो है स्टडी आईक्यू पीसीएस। तो स्टडी आईक्यू हरियाणा आपके लिए ये सब कर रहा है साथियों, और हमारी पूरी टीम अपनी कमर कस चुकी है आपके लिए, आपकी प्रीलिम्स और आपके मेंस दोनों के लिए। पर आशा है, उम्मीद है आपका साथ भी हमारी टीम के साथ बना रहेगा, आपका सहयोग, आपका स्नेह हमेशा की तरह हमारी पूरी टीम के साथ कायम रहेगा। साथियों, द्रोण सीरीज मतलब मेंस के टॉपिक जो हमें आपको पढ़ाने हैं, थ्योरी जो हमें आपको पढ़ानी है, उसके अंतर्गत मेरा आज का ये पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में मैं मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री क्यों? क्योंकि भाई सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है। भाई हिस्ट्री में आपको पढ़ाता हूं, आप सभी जानते हैं, जिसके अंतर्गत आप जब एचपीएससी एचसीएस का जो सिलेबस देखेंगे, उसमें जीएस जो है पेपर 3 में, उसका जो पार्ट 1 है, उसमें सीधे मेंशन है मिड 19 सेंचुरी, मतलब मध्य 19वीं शताब्दी में जो भी घटनाएं हुई, उन सब को यहां पर शामिल किया जाना चाहिए। मतलब पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मेंस के स्थान पर विद्यमान है। मेंस में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको देगा, और वो भी कहां से? मिड 19 सेंचुरी। इसके अलावा यहां दूसरे भी कई जरूरी टॉपिक हैं, जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मतलब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब जितना कुछ भी मध्य 19वीं शताब्दी से हुआ है और बिल्कुल अंत तक हुआ है, उस सब को मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कवर किया जाएगा, आपके सिलेबस के अंतर्गत यहां कवर किया जाएगा। तो साथियों, शुरुआत करेंगे द्रोण सीरीज में। आज का मेरा पहला लेक्चर आपके सामने है, जिसका टॉपिक आपको थंबनेल के माध्यम से पहले ही समझ में आ गया होगा, वो है राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस। साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस ये हमारा टॉपिक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं मिड 19 की, 19वीं शताब्दी के बिल्कुल मध्य से जब हम बात करते हैं, तो वहां पर माहौल बन चुका था राष्ट्रीय आंदोलन का। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा बाद से होना शुरू हुए थे, पर माहौल तो बन चुका था। कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक संगठन स्थापित हो चुका था, संगठित हो चुका था, जो कि अलग अलग तरह की विचारधाराओं को अपने अंदर शामिल किया हुआ था। और उसी ने इस राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी, उसका बेस तैयार किया। तो जब हम राष्ट्रवादी आंदोलन मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट को देखते हैं, तो उसमें एक बड़े संगठन के रूप में कांग्रेस की और उसकी अलग अलग विचारधाराओं की भूमिका को, उनके कंट्रीब्यूशन को भी देखना पड़ेगा। और ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के यदि आप क्वेश्चन देखो, तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आज के टॉपिक में हम कौन कौन से सब टॉपिक देखेंगे, और फिर मैं यह भी बताऊंगा कि उन सब टॉपिक के माध्यम से किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आपको मेंस में बनेंगे या पीछे कुछ ईयर्स में बन चुके हैं। ठीक, तो जैसा मैंने कहा कि मेरा टॉपिक है राष्ट्रवादी आंदोलन में कांग्रेस। ठीक, तो साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस, राष्ट्रीय
आंदोलन मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट में कांग्रेस, मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट व कांग्रेस, राष्ट्रवादी आंदोलन व कांग्रेस, ये मेरा टॉपिक है, राइट। वो तो आपको थंबनेल में भी दिख गया, नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड कांग्रेस, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड कांग्रेस, ठीक। ये टॉपिक है हमारा, ये आपको जैसा मैंने कहा थंबनेल में भी दिख गया होगा। अब यहां पर इसके सब टॉपिक के अंतर्गत अपन क्या क्या देखने वाले हैं, दूसरा उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, और तीसरा क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब मैं आपके सामने यहां रखने वाला हूं। सबसे पहले सब टॉपिक्स को साथियों, राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की उसमें क्या भूमिका थी, इस सब पे हम बात करेंगे। पर पहले आप सब टॉपिक देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कांग्रेस जो है उसका परिचय। सबसे पहले क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कांग्रेस, ये पहला हमारा टॉपिक होना। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा यहां पर होने वाला है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था कांग्रेस की स्थापना का। ये सब कांग्रेस से रिलेटेड टॉपिक है, याद रहे आपको। उद्देश्य में कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य। तीसरा देखने वाले हैं कांग्रेस के वैचारिक आयाम, क्या देखने वाले हैं दोस्तों, वैचारिक आयाम, मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज। चौथा जो हम देखने वाले हैं, चौथा जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यहां पर उदारवाद, मतलब मॉडरेट, और पांचवें नंबर पर हम देखने वाले हैं उग्रवाद, मतलब एक्सट्रीमिस्ट। ये पांच टॉपिक हमारे होने वाले हैं। इस पांच टॉपिक में कांग्रेस भी आपको क्लियर हो जाएगी, कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या योगदान रहा ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे, और क्या आ सकते हैं वो भी यहां पर कवर अप होने वाला है। दोस्तों यहां इन सब टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा और क्लासिफाई करूंगा, मतलब सब टॉपिक्स की भी सब ब्रांचेस निकालूंगा। कांग्रेस का परिचय तो हम देखेंगे, उद्देश्य किस उद्देश्य से कांग्रेस स्थापित हुई है देखेंगे। अब ये जो वैचारिक आयाम है दोस्तों, ये जो वैचारिक आयाम है आइडियोलॉजीज, इसमें हम ये देखेंगे चार बात। कितनी बातें, चार, कि कांग्रेस जो है जब से स्थापित हुई मतलब 1885 तब से लेके 1947 तक अलग अलग समय में अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में मतलब सोशल कंडीशनिंग में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग चैलेंजेस के हिसाब से कांग्रेस में भी अलग अलग विचारधारा का प्रभुत्व रहा, अलग अलग आइडियोलॉजीज का डोमिनेंस रहा। मतलब परिस्थितियों के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से, चुनौतियों का निराकरण करने के क्रम में कांग्रेस ने अलग अलग हथकंडे अपनाए, अलग अलग तरीके अपनाए, अलग अलग पद्धतियां अपनाई। उन सारी पद्धतियों को हम चार अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करके देखते हैं। ये पूरी कांग्रेस की जर्नी है। कांग्रेस कभी एक पार्टी के तौर पे नहीं रही, कभी एक विचारधारा के तौर पे नहीं रही, कभी एक संगठन के तौर पे नहीं रही, बल्कि कांग्रेस तो एक इंद्रधनुषी पद्धति को अपने अंदर समाहित किए हुए थी। जैसे इंद्रधनुष में, जैसे रेनबो में कई सारे कलर्स होते हैं ना, ऐसे ही कांग्रेस में भी भारत की विविधता रूपी संस्कृति के हर एक कलर की उपस्थिति विद्यमान थी। हर एक कलर वहां पर था, हर एक परिस्थिति वहां पर समायोजित की गई थी, हर एक तरह की कंडीशन को टेकल करने की उसमें प्रवृत्ति नहीं थी, उसके नेचर में थी। तो साथियों यहां हम कांग्रेस की स्थापना मतलब 1885 से लेके भारत की आजादी मतलब 1947 तक कांग्रेस ने अलग अलग विचारधारा को जो अपनाया बदलते हुए समाज के अकॉर्डिंग, उनको देखते हैं। तो यहां पर हम चार अलग अलग विचारधारा को देखेंगे। एक हम देखेंगे उदारवादी चरण, उदारवादी मतलब मॉडरेट, ठीक।
एक हम साथियों यहां पर देखेंगे उग्रवादी चरण, मतलब मिलिटेंट भी कह लो, एक्सट्रीमिस्ट भी कह लो, कुछ भी कह लो, उग्रवादी। एक हम यहां पर कहेंगे दोस्तों गांधीवादी, मतलब गांधीज्म। और एक हम देखने वाले हैं समाजवादी, मतलब सोशलिस्ट। गांधीवादी मतलब गांधीज्म, इन सबको पढ़ेंगे हमारा आराम से। अब आप बोलोगे सर उदारवादी विचारधारा क्या थी, उग्रवादी विचारधारा क्या थी, गांधीवादी में क्या था और ये समाजवादी में क्या था? तो जैसा मैंने कहा बदलते समय के हिसाब से, जब समाज की परिस्थितियां बदली, जब चैलेंजेस बदले, जब चुनौतियां बदली, तो कांग्रेस ने भी अलग अलग तरह से उन्हें टेकल किया। और वो अलग अलग तरह को ही हम अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग विचार की कहते हैं साथियों। इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी देखेंगे। पर फिलहाल आप ये देखो कि जो उदारवादी फेज है वो 1885 से लेके 1905 तक चला। ठीक, उग्रवादी जो फेज है ये 1905 से लेके 15 तक चला। यदि हम बात करें गांधीवादी फेज की तो ये 1916 से लेके 30 तक चला। और यदि हम बात करें समाजवादी फेज की तो ये 1930 से लेके 47 तक चला। मतलब अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग तरह से उसे टेकल किया और उसे अलग अलग विचारधारा मतलब आइडियोलॉजी का नाम दिया गया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो चीजें हैं, ये जो विचारधाराएं हैं, इनमें से ये जो दो विचारधारा है, उदारवाद और उग्रवाद, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इन पे अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं। और आ सकते हैं नहीं, आए हुए हैं। यदि आप HPSC HCS 2023 का पेपर देखो तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है मैं उस पर आऊंगा। तो यही कारण है कि इन विचारधाराओं में से भी हमने इन दो को अलग निकाल लिया, मतलब इन दो को अपन एक टॉपिक के रूप में। तो हमारे अगले टॉपिक क्या हो जाएंगे, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। ठीक, अगले टॉपिक क्या हो जाएंगे, अगले टॉपिक हमारे हो जाएंगे, अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा कि हम इसी में उदारवाद को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे उदारवाद, मॉडरेट वाले फेज को पढ़ेंगे। ठीक, पर उदारवाद को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, उदारवाद को 6 अलग अलग हेडिंग्स में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उदारवाद जो है इसका इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। दूसरे नंबर पर देखेंगे ये जो उदारवाद है इसकी विचारधारा, मतलब इनकी पूरी आइडियोलॉजी क्या थी, उसको डिटेल में देखेंगे। तीसरे नंबर पर देखेंगे ये जो उदारवाद है इसकी कार्य पद्धति क्या थी, मतलब इनका काम करने का तरीका क्या था, इनका वर्क कल्चर क्या था। चौथे नंबर पर देखेंगे इनकी मांगे, इनकी डिमांड क्या थी, अंग्रेजों से क्या डिमांड इन्होंने की। पांचवें नंबर पर हम देखेंगे इनकी सीमाएं, मतलब लिमिटेशंस क्या थी। और छठवें नंबर पे हम देखेंगे दोस्तों इनकी उपलब्धियां क्या थी, मतलब अचीवमेंट। ये 6 सब हेडिंग्स में बांट के देखेंगे अकेले उदारवाद को। और मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया हुआ है और मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन और आ सकता है। इसके अलावा दूसरा जो हमने कहा था वो था उग्रवाद। उग्रवाद के अंतर्गत भी दोस्तों हम कई सारी हेडिंग्स देखेंगे। मिलिटेंट कह लो, एक्सट्रीमिस्ट कह लो, एक ही बात। यहां पर भी हमारी कुछ हेडिंग्स होंगी। मैं अभी से आपके सामने पूरा एक प्लॉट कर दे रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको बड़ा क्लासिफाई वे में चीजें मिलेंगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आप कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पर भी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, मतलब परिचय। यहां पर सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि इनके उदय का कारण, क्या रीजन रहा कि उग्रवाद मतलब मिलिटेंट का राइज हुआ। रीजन फॉर द अपराइजिंग ऑफ, राइज ऑफ मिलिटेंट, इसका रीजन क्या था हम ये देखेंगे। तीसरे नंबर पर हम
ये देखेंगे कि इनकी भी विचारधारा क्या थी, मतलब वही आइडियोलॉजी। चौथे नंबर पर हम भी देखेंगे कि भाई इन्होंने किस कार्य पद्धति से काम किया, मतलब वर्क स्टाइल क्या था इनका। पांचवे पे हम भी देखेंगे दोस्तों कि इन लोगों की क्या क्या सीमाएं थी, इनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। और छठवें पे हम देखेंगे कि इनकी भी क्या क्या उपलब्धियां, इनके भी क्या क्या अचीवमेंट। तो इनको भी अपन इन 6 क्लासेस में बांट के देखेंगे। तो यदि हम इस पूरे टॉपिक को देखें तो हम कांग्रेस का परिचय, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य, कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आजादी तक जो वैचारिक यात्राएं रही उनको, और उन वैचारिक यात्राओं में भी दो विचारों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे अब देख ही लेते हैं, यदि आप HPSC SC 2023 का पेपर देखो मेंस का, तो उसमें क्वेश्चन डाला हुआ है कि भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवादी और उदारवादियों में अंतर बताइए। मतलब जब भारतीय राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के लिए जब लोग एफर्ट्स लगा रहे थे, अपने प्रयास कर रहे थे देश की आजादी के लिए, उस दौरान जो उदारवादी लोग थे और जो उग्रवादी लोग थे, इन दोनों गुटों में क्या अंतर है। तो यदि आपने उदारवाद और उग्रवाद को बड़े डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आपको इन 6 कैटेगरीज में इनके बीच में डिफरेंसेस भी समझ में आ जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा इनकी क्या विचारधारा थी, इनकी क्या विचारधारा थी। आपको समझ में आ जाएगा इनकी क्या डिमांड थी, इनकी क्या डिमांड थी, इनका क्या लिमिटेशन था, इनका क्या था, और इनकी क्या अचीवमेंट थी, इनकी क्या अचीवमेंट थी। आप जब डिटेल में इतना पढ़ लोगे और आपसे पूछा जाएगा कि उदारवादी और उग्रवादी या गर्मपंथी और नरमपंथी, इनमें डिफरेंसेस क्या थे, इनमें क्या अंतर थे, मॉडरेट और मिलिटेंट में क्या डिफरेंस थे, तो आप जब इतने डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इनमें क्या डिफरेंस। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये तो वो है जो आया हुआ है 2023 के पेपर में। अब और क्या आ सकता है, आ ये सकता है कि उदारवादियों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बताइए, उग्रवादियों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बताइए, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मिलिटेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप क्या बताएंगे, या इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या बताएंगे आप। तो ऑब्वियसली जो इनकी उपलब्धियां हैं वो इनका योगदान है, जो इनकी उपलब्धियां हैं अचीवमेंट वो इनका योगदान है, तो यहां वो भी कवर हो जाएगा। और ये सब छोड़ो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में, पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस का क्या योगदान था। तो जब उदारवाद, उग्रवाद ऐसे क्लासिफाई करके ना पूछे, डायरेक्ट कांग्रेस पूछ लें, तो ये दोनों को मिला के हम बता देंगे, वो कांग्रेस का योगदान हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कांग्रेस ने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, पूरे पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किस किस तरह की कार्य पद्धति, किस किस तरह की विचारधारा के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, द आइडियोलॉजिकल जर्नी ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसमें आप ये बता देंगे कि भाई स्थापना से लेकर आजादी तक, कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आजादी तक कांग्रेस किन अलग अलग विचारधाराओं को लेकर चली, और कब उसने क्या किया, कब उसने किस तरह से अंग्रेजों को टैकल किया, आप ये बता पाओगे। तो पॉइंट इज कि जरूरी नहीं कि जो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है हमें बस उसे तैयार करना। जब हम एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में क्लासिफाई करके देख लेते हैं तो जो आया हुआ है वो तो कवर होगा ही, जो आ सकता है वो भी कवर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस का परिचय। ये सब हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक। तो पहला टॉपिक है हमारा कांग्रेस का परिचय। ये हमारे टोटल 5 टॉपिक होंगे और आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा मॉडर्न हिस्ट्री का कवर अप हो जाएगा। पहला टॉपिक, परिचय, इंट्रोडक्शन। अब देखिए मेरा आपसे निवेदन ये है, मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा। यहां पर बिल्कुल आप चाहो कि मैं जितना बोर्ड पे लिखूंगा आप भी उतना ही लिखेंगे, ऐसे में मजा नहीं आएगा। मैं यहां आपके लिए पीपीटी और ये सब लेके उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं यहां पर एक नॉर्मल डिस्कशन के माध्यम से आपको चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश। तो यहां पर आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा, यहां पर आपको चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना पड़ेगा, तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से चीजों को ले पाओगे। कांग्रेस का यदि हम परिचय देखें तो बेसिक तो आप सभी को पता है भाई,
प्रीलिम्स में अपन पढ़ते हैं कि भाई 1885 में एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोवियम ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी था, एक रिटायर्ड ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर, उसने कांग्रेस की स्थापना की। ये हम सब जानते हैं। जब इसकी पहली बैठक हुई तो इसमें 72 में लोग पहुंचे थे टोटल, और पहली ही बैठक में 9 जरूरी प्रस्तावों को, 9 जरूरी विषयों को पास किया गया था कांग्रेस। ये तो वन लाइनर चीजें हैं जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, पर मेंस में जब कांग्रेस पे लिखने के लिए आएगा इंट्रोडक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? क्या है ऐसा खास जो कांग्रेस को खास बनाता है? क्या है ऐसा जो कांग्रेस के योगदान को नोटेबल बनाता है, लिखने लायक बनाता है, याद रखने लायक बनाता है? कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में खास नहीं है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के पहले भी कई सारे राजनीतिक दल थे। क्या कांग्रेस पहला राजनीतिक दल था इस देश का? कांग्रेस राजनीतिक दल के रूप में खास नहीं है। कांग्रेस खास है अखिल राष्ट्रीय संस्था के रूप में। कांग्रेस खास है एक ऐसी संस्था, ऐसे मंच के रूप में जिसने पूरे भारतवर्ष को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया, जिसने भारत को भारत के रूप में तैयार किया। समझेंगे आप मेरी बात? जो बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब राष्ट्र के लिए आंदोलन। हर राष्ट्र कब बनता है? राष्ट्र बनता कब है? राष्ट्र है क्या? ये किसकी बदौलत है? ये कांग्रेस की बदौलत है, इसलिए कांग्रेस खास है। अब आप बोलेंगे सर आप ये क्या बात कर रहे हो? मैं बात ये कर रहा हूं दोस्तों कि भारतीय समाज वर्गों में, जातियों में, नस्लों में, धर्म में, जेंडर्स, लैंगिक आधारों पर, भाषाई आधारों पर, क्षेत्र के आधारों पर बटा हुआ था। सबकी चुनौतियां अलग थी, सबकी परिस्थितियां अलग थी, सबकी अपेक्षाएं अलग थी, सबकी मांगे अलग अलग थी। तो सभी लोग अपनी अपनी मांगों के लिए, अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। तो क्या ये बटे हुए समाज से एक राष्ट्र का निर्माण होगा? क्या ये बटा हुआ समाज एकजुट हो पाएगा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और एकीकृत होकर उसका सामना कर पाएगा? क्या नहीं। इस बटे हुए समाज को जाति, धर्म, लैंगिकता, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठा के एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया, एकजुट कर दिया। वो काम कांग्रेस ने किया, इसलिए कांग्रेस खास है। तो कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कांग्रेस एज ए फर्स्ट नेशनलाइज पॉलिटिकल पार्टी। इंपॉर्टेंट। अब यही चीज आप इंट्रोडक्शन में मेंशन, आप लिखोगे कि भारतीय राजनीतिक संदर्भों में कांग्रेस जो है उसने अखिल राष्ट्रीय स्तर पर समाज को एकीकृत करने का प्रयास किया, जहां लोग अपने धर्म, क्षेत्र, भाषा, नस्ल आदि पहचानों से ऊपर उठकर सामाजिक, आर्थिक इन संदर्भों में एकजुट हुए और अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रवादी आंदोलन को खड़ा कर पाए। तो ये सब के लिए पृष्ठभूमि, आधार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। इसलिए तो कांग्रेस को इंद्रधनुषीय पद्धति की पार्टी कहते थे, जहां पर हर विचारधारा, हर रंग, हर नस्ल, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर वर्ग के व्यक्ति की समस्या, उसके मुद्दे, उसकी अपेक्षाओं को एड्रेस किया जाता था, किसी एक वर्ग या किसी एक क्षेत्र की समस्या को नहीं। तो जब आप मेंस पे कांग्रेस का इंट्रोडक्शन लिखोगे तो इस पे फोकस नहीं करना है कि 1885 में स्थापित हुई, इसने स्थापित करी, ठीक है वो भी मेंशन करो, पर ये अकेला काफी नहीं है। वो तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, ठीक है। आप ये लिखोगे कांग्रेस भारत की पहली अखिल राष्ट्रीय स्तरीय या अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी, जिसने समाज के हर वर्ग को नस्ल, जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठाकर सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में एकजुट और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर दिया। यह होगी आपकी डेफिनेशन। इट वॉज ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी, united the people of the society, irrespective of their caste, gender, language, reason, and they connected, they united for social or economic
and the base for the national movement was prepared. तैयार हो गया बेस नेशनल मूवमेंट, ये करने वाली कांग्रेस थी। ठीक है, तो कांग्रेस के इंट्रोडक्शन में आप ये पूरा कंटेंट ऐड करें। 1885 में एलेन ऑक्टेवियो ह्यूम द्वारा स्थापित एक ऐसा राजनीतिक दल जो कि अखिल राष्ट्रीय संस्था के रूप में जिसने यूनाइट किया, मतलब एकीकृत किया लोगों, सामाजिक, आर्थिक संदर्भ, irrespective of their caste, gender, language, रीजन, और इसी ने तैयार किया बेस किस चीज का? नेशनलिस्ट मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन का आधार का बेस दिया। अखिल भारतीय संघ या अखिल राष्ट्रीय कह लो, अखिल भारतीय कह लो, ऑल इंडिया। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आई होप आप समझ गए हो। तो कांग्रेस मतलब देश की पहली अखिल भारतीय संस्था, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जिसने यूनाइट किया, जिसने एकीकृत किया लोगों को कि वो अपने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के लिए एकजुट हो। और यहां वो लोग अपनी कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, रीजन से ऊपर उठकर नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए तैयार हो। तो देश में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट तब हो पाया जब लोग अपनी कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, रीजन से ऊपर उठे। और ये किसने किया? ये किया कांग्रेस ने, उन्हें एक मंच प्रदान करके। ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो आपके इंट्रोडक्शन में ये 3-4 पॉइंट मेंशन होने चाहिए कि ये एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को यहां पर उठाया गया, लोगों को कास्ट, जेंडर से ऊपर उठा के यूनाइट किया गया और राष्ट्रीय आंदोलन पृष्ठभूमि, ये आप यहां पर बोलिए। ठीक, अब यदि कोई आपसे पूछे कि ये जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्या आप बता ही पाओगे? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की स्थापना का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या आप ये बता नहीं पाओगे? आप बता पाओगे? आप बोलोगे कि सर, कांग्रेस की स्थापना का पहला ऑब्जेक्टिव, पहला पर्पस था, कांग्रेस की स्थापना का पहला पर्पस था कि देश में उपनिवेशवाद विरोधी वातावरण क्रिएट कर। उपनिवेशवाद समझते हो ना? कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के बिल्कुल अपोज में, उसको रेसिस्ट करने वाला एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, नंबर 1। नंबर 2, मतलब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, नंबर 1। नंबर 2, ये सब कैसे होगा? ये सब कैसे होगा? ये सब कैसे होगा? जब लोग पॉलिटिकली अवेयर हो। दूसरा पर्पस था कांग्रेस का, पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करना, राजनीतिक जागरूकता को स्प्रेड करना।
ये दूसरा पर्पस था। तीसरा पर्पस कांग्रेस का, राजनीतिक जागरूकता जब स्प्रेड हो जाएगी तो क्या होगा, लोग अपने छोटे छोटे बंधनों से, छोटे छोटे फाउंडेशन से ऊपर उठेंगे और नेशनल लेवल पर यूनाइट होंगे। तो यहां पर लोगों को एकीकृत करना, यहां पर लोगों को यूनाइट करना, irrespective of their caste, gender, रीजन, लैंग्वेज, उनकी जाति, उनके उनके लैंगिकता, उनके धर्म, उनकी भाषा, इस सबसे ऊपर उठना, उन्हें एकीकृत करना। और जब वो एकीकृत होंगे तो क्या होगा, एक नेशनल मूवमेंट तैयार होगा, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट तैयार करना, एक राष्ट्रवादी आंदोलन तैयार। पर क्या राष्ट्रवादी आंदोलन ऐसे तैयार हो जाएगा, जब लोगों को अलग अलग क्षेत्र से ऊपर लाके एक जगह पर मिला देना है तो अलग अलग क्षेत्र में नेता, लीडर्स भी तो लगेंगे, और उन लीडर्स के बीच में भी तो कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाके तो वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को यूनाइट करेंगे नेशनल लेवल पर। तो यहां पर पांचवा पर्पस था दोस्तों, क्षेत्रीय नेताओं में मैत्रीपूर्ण संबंध, मतलब फ्रेंडली रिलेशन, विथ रीजनल लीडर्स, एमंग दी, हाँ विथ रीजनल लीडर कह लो। और छठवा, तो हम हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर कम्युनिटी के बीच अपने लीडर्स पहुंचा देंगे और उनके साथ एक अपना मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे, एक फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को देश के लेवल पर यूनाइट करें, ऊपर उठाएं, जोड़ दें। नहीं तो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ेगा, कोई 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 साउथ में अपने रीजन के लिए लड़ेगा अंग्रेजों से, कोई नॉर्थ में अपने रीजन के लिए लड़ेगा, कोई नॉर्थ ईस्ट में अपने रीजन के लिए लड़ेगा, कोई सेंट्रल इंडिया पे अपने रीजन के लिए लड़ेगा। भारत के लिए कब लड़ोगे, वो तब पॉसिबल होगा जब हर क्षेत्र का लीडर अपने लोगों को रीजनलिज्म से ऊपर उठा के नेशनलिज्म के लेवल पर यूनाइट करे। इसके अलावा छठवां पर्पस था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल हेडक्वार्टर, राजनीतिक मुख्यालय स्थापित करना, तभी तो लोगों के बीच में प्रॉपर कनेक्टिविटी रहेगी। तो दैट वाज द पर्पस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। तो कभी आपसे पूछें कि कांग्रेस जो है उसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो आप बोलेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेश, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है उसके अगेंस्ट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, नंबर वन। वो एटमॉस्फेयर कब होगा, जब लोग सबसे पहले तो पॉलिटिकली अवेयर होंगे, उन्हें पता चलेगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, उन्हें पता चले कि हम इन अधिकारों को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो पॉलिटिकली अवेयर करना। तीसरा, पॉलिटिकली अवेयर लोग अपने अपने जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र से ऊपर उठ के नेशनल लेवल पर यूनाइट हो जाएंगे, मतलब उन्हें यूनाइट करना। और जब लोग यूनाइट हो जाएंगे तभी तो होगा क्या, नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ये कब पॉसिबल होगा, जब हम रीजनल लीडर्स के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन रखेंगे और हर जगह एक हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश करके उनके साथ कनेक्टिविटी रखेंगे। ये सब पर्पस थे कांग्रेस के। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस एक अखिल राष्ट्रीय संस्था थी, अखिल भारतीय संस्था थी, जिसने लोगों को सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में, मतलब उनके सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के आधार पर उन्हें एकीकृत कर दिया, उन्हें उनकी जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठा के राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर दिया। तो राष्ट्रीय आंदोलन लाने में यदि आधार, बेस, बैकग्राउंड यदि किसी ने तैयार किया तो वो कांग्रेस ने की। तो कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक मंच था जिसने पूरे भारत को भारत बनाया, जिसने राष्ट्र को राष्ट्र बनाया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। नहीं तो हम सब अपनी जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, धर्म के आधार पर लड़ रहे होते और बढ़ चुके होते, कभी भी यूनाइट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते, कभी राष्ट्रीय आंदोलन आ ही नहीं पाता। दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कांग्रेस। क्या बात समझ में आ रही है आपको?
तो यहां पर ये दो बातें, मेंस में ये लिख के खुश नहीं होना है कि कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश इन 1885 बाय एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ कांग्रेस? द रोल ऑफ कांग्रेस इज इंपॉर्टेंट कि वो एक ऑल इंडिया लेवल पर इंस्टीट्यूट लेके आया, एक ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन लेके आया जिसने नेशनल लेवल पर लोगों को यूनाइट किया। इस संदर्भ में वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां तो बात हुई अभी कांग्रेस के परिचय की, और यहां पर बात हुई कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव कि क्यों इसको स्थापित किया। तीसरे नंबर पे जैसा मैंने आपसे कहा कि वैचारिक आयाम, कि भाई कांग्रेस भी जब स्थापित हुई तो कांग्रेस की स्थापना के क्रम में स्थापना से लेकर देश आजाद हुआ तब तक समाज बदला, परिस्थितियां बदली, चैलेंजेस बदले, तो उनको टेकल करने का तरीका भी बदला। मतलब कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी चेंज होती गई, कांग्रेस में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों का डोमिनेंस, प्रभुत्व बढ़ता गया, तो उसको हमने अलग अलग आइडियोलॉजिकल जर्नी के रूप में क्लासिफाई कर दिया। तो अब हम थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस पे और इस पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक। तो अब हमारी तीसरी रीडिंग होने वाली है वैचारिक आयाम। दोस्तों नंबर 3, इसे वैचारिक आयाम कहिए या वैचारिक यात्रा कहिए, एक ही बात। आइडियोलॉजिकल जर्नी, सबसे पहले उदाहरण, उधर भी आपने देखा था कि 1885 से 1905। अब देखो यहां पर इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, तो यहां पर केवल 2 से 3 पॉइंट में आप इसको समझने की कोशिश करो कि जब कांग्रेस शुरू के 20 वर्षों में थी, मतलब 1885 से 1905 की बात आपसे कर, उस दौरान कांग्रेस का यह मानना था कि हमें बहुत ज्यादा पीसफुल तरीके से, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मतलब शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। हमें अंग्रेजों का किसी भी तरह से एग्रेसिव विरोध, आक्रामक विरोध, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरह की हिंसा, किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करना, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें प्यार मोहब्बत से, अच्छे तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए। ओके, क्योंकि जो कुछ भी बदलेगा देश में वो ग्रेजुअली बदलेगा, क्रमिक रूप से बदलेगा। एकदम से आप चाहो कुछ बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, ऐसा इन लोगों का मानना था। और इन लोगों का यह भी मानना था, शुरू के लोगों का, कि भाई भारत जो है ना, उसमें ब्रिटिशर्स का होना भारत के लिए वरदान है, भगवान का तोहफा है ब्रिटिशर्स तो भारत के लिए। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब से हमारे देश में आए, हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे काम हुए। सामाजिक स्तर पर हमारे यहाँ कई तरह की कुप्रथाएं, बैड प्रैक्टिसेस चलती थी, चाहे वो सती प्रथा को ले लो आप, सती प्रैक्टिस, चाहे अब विधवाओं के साथ होने वाला व्यवहार को ले लो, विडो रिमेरिज ना कराने वाला जो समाज है उसको ले लो, वुमेन की जो कंडीशन थी उसको ले लो। तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी। जब से ये जो ब्रिटिशर्स आए भारत में, तब से हमारे यहाँ मानवीय मूल्य पैदा हुआ है, तब से हमारे यहाँ आधुनिकता आई है, तब से हम वैचारिक रूप में पहले से बेहतर हुए हैं, तब से हमारे यहाँ कुछ सुधार हुए हैं। तो भारत में ब्रिटिशर्स का होना भारत के लिए सौभाग्य की बात है। और तब तक तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी शुरू हो चुका था भाई, रेलवे भी आ गया था, पोस्ट ऑफिस सेवाएं शुरू हो गई थी, रोड ट्रांसपोर्टेशन इसकी शुरुआत हो गई थी। हालांकि वो सब
ब्रिटिशर्स ने अपने भले के लिए किया, वो सब उन्होंने खुद के बेनिफिट्स के लिए किया, खुद के ट्रेड, कॉमर्स और जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी उसको बूस्ट अप करने के लिए किया। वो एक अलग बात है, वो हम उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म वाले टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे। बट कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जा रहा था ना उनको कि उनके होने से भारत में इतने सुधार हुए। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर ले लो, चाहे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ले लो, चाहे आपका सोशल लेवल पर ले लो, बड़े बड़े लेवल पर बड़े बड़े रिफॉर्म हुए। तो उनका होना भारत के लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा मानना था इन लोगों का। तो पता है ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग आजादी नहीं चाहते थे, ये लोग फ्रीडम नहीं चाहते थे, ये लोग स्वराज चाहते थे अंडर द ब्रिटिश रूल। जी, आपने सही सुना, दे वांटेड सेल्फ गवर्नेंस अंडर ब्रिटिश रूल। ये चाहते थे कि हमारा शासन हो पर अंडर ब्रिटिश रूल, मतलब भारत में ब्रिटिश ही रहे, उनके अंडर हम भारतीय लोग अपनी कानून व्यवस्था को संभालें, पर उनके मार्गदर्शन में। मतलब शुरू के 20 साल में कांग्रेस ने आजादी नहीं चाही, स्वतंत्रता नहीं चाही, सुधार चाहा, फ्रीडम नहीं मांगी, रिफॉर्म मांगे। और तरीके भी कैसे थे? कॉन्स्टिट्यूशनल, पीसफुल, मतलब शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके। और ये जो बातें ये लोग कर रहे थे, इनका ये मानना था कि हमारी बातें एक आम पब्लिक को समझ में नहीं आएगी, इट इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द कॉमन पीपल। इसलिए इन्होंने कभी भी जो कॉमन मैन है उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, डायलॉग नहीं किया, उसको कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया, उसको कभी भी एकजुट करने का प्रयास नहीं किया शुरू में। क्योंकि इनका मानना था कि हम जो बातें कर रहे हैं ये बिना पढ़े लिखे आदमी को समझ में नहीं आएगी, ये बहुत ऊंचे स्तर की बात हो रही है, जहां हम वैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देश में सुधार लाना चाह रहे हैं, अंग्रेजों को अपने सहयोगी के रूप में देख रहे हैं, ये आम व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, ऐसा इनको लग रहा था। तो कभी भी इन्होंने जो कॉमन मैन है, जो आम समाज है, उसके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं करी। इन लोगों ने केवल एड्रेस किया समाज के एलीट वर्ग को, क्योंकि ये खुद एलीट लोग थे भाई, ये खुद ब्रिटेन में पढ़े हुए थे, लंदन में पढ़े हुए थे, ये खुद ब्रिटिश एजुकेशन लिए हुए लोग थे। और इनके लिए क्रिटिसिज्म में ये भी कहा जाता है कि ऊपर से तो ये भारतीय थे पर अंदर से ये अंग्रेज थे। उस क्रिटिसिज्म पे हमें नहीं जाना है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो उदारवादी फेज था, अब इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप ये देख लीजिए कि जो उदारवादी फेज था, इसमें जो कांग्रेस के लीडर थे, उन लीडर्स में जिन लोगों का कांग्रेस में डोमिनेंस था, जिनकी चलती थी, उनका ये मानना था कि हमें फ्रीडम नहीं, रिफॉर्म चाहिए। दे वांटेड रिफॉर्म, नॉट फ्रीडम। उन्होंने सुधार चाहा, ना कि स्वतंत्र। नंबर वन। नंबर सेकेंड, उन्होंने जो कुछ भी चाहा उसका तरीका उसका तरीका संवैधानिक, शांतिपूर्ण व क्रमिक। क्रमिक मतलब ग्रेजुअल, जो भी होगा ग्रेजुअली चेंज होगा, धीरे धीरे होगा, इतनी जल्दी क्या है, एकदम से झटपट थोड़ी कुछ चेंज हो जाता। मतलब बड़े धैर्य रखे हुए लोग थे भाई साहब। तो यहां पर आप चाहो तो सब हेडिंग यदि देना चाहो तो यहां आप सब हेडिंग दे सकते हो। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या था? दूसरी सब हेडिंग दे सकते हो, इनका मेथड क्या था, मतलब इनकी पद्धति क्या थी। तो पद्धति में क्या बताया मैंने? संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी अंग्रेजों से मांगेंगे संवैधानिक तरीके से मांगेंगे। दूसरा शांतिपूर्ण मतलब पीसफुल। और तीसरा 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 वो था क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन मतलब ग्रेजुअल चेंज। ओके, धीरे धीरे सब होगा, ठीक। इसके अंतर्गत दोस्तों इन लोगों ने इनका जो सोशल बेस था,
इनका जो सोशल बेस था, यदि मैं कहूं तो सामाजिक आधार, इनका जो सोशल बेस था, जो सामाजिक आधार था, वो था उच्च शिक्षित वर्ग, अपर एजुकेटेड सोसाइटी। मतलब एलीट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, एलीट ग्रुप मतलब कुलीन वर्ग। इन लोगों ने हमेशा डाउट किया किस पे? कॉमन मैन की इंटेलिजेंस, उसकी समझदारी पर, उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग पर, वो कुछ टैकल कर सकता है इस सब पर। तो उसने, इन्होंने कभी भी उसको एड्रेस नहीं किया। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े फिर दोस्तों। फिर देखो, अभी अपन ये आइडियोलॉजिकल जर्नी शॉर्ट में देख रहे हैं, इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो फिलहाल आप बस ये देखें कि इस तरह की कांग्रेस थी, या कांग्रेस में इस तरह की विचारधारा का प्रभुत्व था, वर्चस्व था, डोमिनेंस था। फिलहाल बस आप ये देखें। अच्छा, यहां पर उदारवाद के बाद दूसरा नंबर जिसका आया वो था उग्रवाद। मिलिटेंट, ये चला 1905 या 6 से 1915-16। अब आप बोलोगे सर पीछे तो 15 लिखा था, यहां 16 लिख रहे हो। अरे भाई 15-16 ठीक है, ठीक है, कोई एक घटना थोड़ी है कि इस दिन ही वो घटना हुई। एक फेज है, एक अनुमानित कि लगभग इससे इस तक। अब इसमें क्या, देखो भाई, देश में कुछ हुआ, क्या हुआ वो मैं आगे बताऊंगा, आगे के लिए छोड़ो उसको। कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, और वो जो कुछ भी हुआ उसमें एक चीज तो बस आप ये समझ लो कि ये जो लोग थे जो इस तरह की सोच लेके चल रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स को देश के लिए खतरा, देश के लिए बुरा नहीं मान रहे हैं, देश के लिए अच्छा मान रहे हैं, भगवान का वरदान, भगवान का आशीर्वाद मान रहे हैं। ब्रिटिशर से कोई पंगा नहीं लेना चाह रहे, उनसे प्यार मोहब्बत से, मित्रवत तरीके से, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते हुए सुधार करना चाह रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता नहीं चाहते, भारत में सुधार चाहते हैं। ये जो लोग हैं, इन्होंने 20 साल में कुछ खास अचीव नहीं किया। देखो, अचीव किया, अचीव किया, पर कुछ खास अचीव नहीं किया। और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई जिन पे मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिस वजह से उसी राजनीतिक दल, उसी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस में एक नई विचारधारा, जिसमें थोड़ी सी आक्रामकता थी, जिसमें थोड़ी सी उग्रता थी, जिसमें क्रमिक नहीं, ग्रेजुअल नहीं, त्वरित इमीडिएट चेंज लाने की ललक थी कि हमें अभी कुछ परिवर्तन करना। ऐसे लोगों का प्रभुत्व बढ़ता गया, ऐसे लोगों का वर्चस्व बढ़ता गया, ऐसे लोगों का डोमिनेंस बढ़ता गया, और उन्हीं को हमने कहा उग्रवादी। उन्हीं को हमने क्या कहा? उग्रवादी। दोस्तों, यहां पर 1905 से 19, क्यों आए ये लोग, इस पे हम आगे बात करेंगे डिटेल में, इस पे हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पर यहां आप ये देखो, सबसे पहला इनका ऑब्जेक्टिव क्या, जो अब ये नई विचारधारा, जो अब नए विचार के लोगों का जो वर्चस्व कांग्रेस में चालू हुआ, इनका क्या पर्पस था? इनका सीधा पर्पस था, निकालो बाहर, भारत से बाहर निकालो इन अंग्रेजों को, भारत में शासन हमारा होगा, स्वराज होगा हमारा, हमें अंग्रेजों के अधीन शासन नहीं करना, हमें खुद का शासन करना, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे। तो यहां पर इन लोगों ने स्वतंत्रता की मांग करी, स्वतंत्रता की मांग, स्वराज की मांग। दे डिमांडेड फॉर द फ्रीडम, दे डिमांडेड फॉर द स्वराज, क्योंकि ये समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स भारत के लिए कोई वरदान नहीं है, ब्रिटिशर्स भारत को लूटने का काम कर रहे हैं,
ब्रिटिशर्स भारतीय समाज को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स भारतीय समाज के वर्तमान को और भविष्य को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेना चाहते हैं, ये समझ चुके। और कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे जहां इस तरह की विचार रखने वाले लोग कि हमें आजादी चाहिए, ये कांग्रेस में प्रभुता रखने लगे, डोमिनेंस रखने। और फिर कांग्रेस को हम उग्रवादी फेस के रूप में देखते, क्योंकि जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में, परिस्थितियां बदलती गई, समाज बदलता गया, चैलेंजेस बदलते गए, तो उनको टैकल करने का जो तरीका है वो भी बदलता गया, विचार भी बदलते गए। और अब अगला विचार आ गया उग्रवाद विचार। तो यहां पर इन लोगों ने सुधार नहीं, स्वतंत्रता की मांग करी, रिफॉर्म नहीं, फ्रीडम की डिमांड करी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां इनका जो तरीका था, तो यहां इनका मेथड था, वो मेथड क्या था? मेथड था कि हम उग्रता मतलब एग्रेशन दिखाएं। हम क्यों रोकें? हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बातों को रखें? हम क्यों पीसफुली बात करें? हम उग्रता दिखाएंगे, हम क्रांति करेंगे, मतलब रिवोल्ट करेंगे, एग्रेशन दिखाएंगे। दूसरा 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 इन्होंने कहा कि हमें हमें यहां पर धरना, हड़ताल, इस सब के माध्यम से दो चीजों को आगे बढ़ाना। एक तो बहिष्कार, मतलब बाइकआउट करना। किस चीज को बाइकआउट करना? ब्रिटिशर्स को बाइकआउट करना। हम ब्रिटिशर्स को बाइकआउट करेंगे, ब्रिटिशर्स की चीजों को बाइकआउट करेंगे। जब उनका प्रोडक्ट, उनका वस्तु, उनकी सामान भारत में बिकेगा ही नहीं, हम उनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उन्हें अपनी डेली लाइफ में लेंगे ही नहीं, यूज ही नहीं करेंगे, तो क्या उनका प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में बिकेगा? नहीं बिकेगा। और जब उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो क्या उनका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। जब उनका बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या वो भारत में रुकना चाहेंगे? नहीं रुकना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो बहिष्कार करेंगे, बाइकआउट करेंगे उनके प्रोडक्ट का, मतलब ब्रिटिश वस्तु, मतलब ब्रिटिश गुड्स का। और किस चीज का बाइकआउट करेंगे? दूसरे नंबर पर हम बाइकआउट करेंगे किसका? अब हम बाइकआउट करेंगे साथियों दूसरी चीज का, जिसका नाम है ब्रिटिश सेवा। मतलब यदि हम लोग, भारतीय लोग, ब्रिटिशर्स की नौकरी ही ना करें तो, उनकी सर्विसेज ही ना करें तो, हमारे यहाँ के लोग उनके यहाँ क्लरिकल सपोर्ट उन्हें दे रहे हैं, उनके यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, यदि ये सब हम ना करें तो क्या उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, क्या उनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, क्या उनके बड़े बड़े संस्थान रन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर बाइकआउट करने की बात हो रही है गुड्स और सर्विस दोनों के लेवल पर। हम उनका गुड्स नहीं खरीदेंगे तो उनका गुड्स, उनका प्रोडक्ट भारत में बिकेगा नहीं, उनको प्रॉफिट नहीं होगा, वो लोग भारत में टिक नहीं पाएंगे जिसके लिए वो आए थे। इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा उन्हें, नंबर वन। नंबर सेकंड, भारत में उनके जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो दूसरे ऑफिस, सरकारी इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इन सब में भारतीय लोग क्लर्क की, बाबू की, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। यदि हम लोग ये नौकरियां ना करें तो क्या इंस्टीट्यूट रन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हम ना तो इनकी सर्विस करेंगे, ना इनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो इनका भारत में अपने इंस्टीट्यूट को रन करना भी पॉसिबल नहीं होगा, और इनका अपने प्रोडक्ट को भारत में बेचकर यहां से प्रॉफिट गेन करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या ये लोग भारत में रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। ये सब। और साथ ही तीसरी बात, जैसे पुराने वाले लोग क्रमिक परिवर्तन चाह रहे थे, धीरे धीरे परिवर्तन चाह रहे थे, ग्रेजुअल चेंजेस चाह रहे थे, ये लोग त्वरित परिवर्तन की बात करने लगे। कौन सा परिवर्तन? त्वरित परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? इमीडिएट चेंज। इसकी बात करें कि जो कुछ भी चाहिए इमीडिएट चाहिए, जो कुछ भी चाहिए अभी चाहिए। क्या
ठीक है भैया। अब ये जो बातें होती हैं कि हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे, स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, ये बातें कॉमन पब्लिक को अच्छे समझ में आती है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा संविधान, कानून ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर यदि हम बात करें, इनका जो सोशल बेस था, इनका जो सामाजिक आधार था, वो कौन था? कॉमन पीपल। आम जनमानस, जिसमें इन्होंने लोअर क्लास, मिडिल क्लास को एड्रेस, मतलब निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। यहां पर इन्होंने वुमेन और स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, मतलब महिलाओं को और विद्यार्थियों को एड्रेस किया। तो जब विद्यार्थी, छात्र बड़ी संख्या में इनके आंदोलन से जुड़े, तो यहां पर इनके आंदोलन में, इनके इनके मूवमेंट में एक बड़े लेवल पर ऊर्जा, एनर्जी देखने को मिली। जब महिलाएं शामिल हुई तो एक बड़ा सामाजिक बेस यहां जुड़ने को मिला, जुड़ता हुआ देखा। जब लोअर क्लास और मिडिल क्लास शामिल हुआ तो एक बड़ा जन आधार तैयार हुआ। तो साथ ही यही इनका कंट्रीब्यूशन था कि जो उग्रवादी लोग थे, इन्होंने एक बड़े सामाजिक समूह को आंदोलन से, क्रांति से, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। इसमें हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, पर फिलहाल आप बस ये समझिए कि इनका जो सोशल बेस था वो इनके कंपैरिजन में स्ट्रांग था। जहां ये लोग केवल एलिट वर्ग तक अपनी बातों को सीमित कर रहे थे, उनको कनेक्ट कर रहे थे, पर ये जो लोग हैं, इन्होंने लोअर क्लास, मिडिल क्लास, स्टूडेंट, महिला, इन सबको अपने आंदोलन से जोड़ा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये कांग्रेस में परिवर्तन आया। तो साथ ही अपन कांग्रेस की वैचारिक यात्रा देख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बताता चलूंगा, परेशान नहीं होना। आप बस ये देखिए कि शुरुआती 20 सालों में स्थितियां अलग थी, परिस्थितियां अलग थी। तो कांग्रेस का अंग्रेजों के प्रति रवैया भी थोड़ा अलग था, और इस तरह के लोगों का वर्चस्व था जो अंग्रेजों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे, उनके साथ एक लिबरल, एक मॉडरेट वाला बिहेवियर कर रहे थे। ठीक है, पर कुछ ऐसा हुआ। अब क्या हुआ वो अभी मैंने रोक के रखा है, सस्पेंस। बहुत कुछ हुआ था जिसकी वजह से, फिलहाल बस आप अभी इतना रखो दिमाग में कि ये लोग 20 साल तक इस पॉलिसी को लेके चले, पर इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। तब जाके एक नए विचारधारा के लोगों का डोमिनेंस कांग्रेस में बढ़ा, जिन्होंने बिल्कुल अपोजिट बातें करी, ब्रिटिशर्स के ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी, समाज के जो लोअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। ठीक, और क्रांति, धरना, प्रदर्शन, इस सब के माध्यम से अपनी बातों को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब क्या होता साथियों, तीसरे नंबर पे जो कांग्रेस की वैचारिक यात्रा है, उसके तीसरे नंबर पर हमने हेडिंग में डाला था, क्या डाला था भाई? तीसरे नंबर पर हमने हेडिंग में डाला था गांधीवादी। क्या डाला? गांधीवादी। गांधीवादी में या गांधीज्म हम देखते हैं 1916 से 1930। अब ये क्या है, अभी शॉर्ट शॉर्ट में देख रहे हैं सब कांग्रेस में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है। साथियों, गांधी जी आ चुके थे भारत। अब गांधी जी जब भारत आए तो पहले से ही गांधी जी को लेकर समाज में एक एक्सेप्टेंस, एक स्वीकृति पहले से थी, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका में अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुके थे। अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कुछ कर चुके थे, जहां गांधी जी पहला सत्याग्रह भी वहां कर चुके थे, गांधी जी पहला धरना भी वहां दे चुके थे, गांधी जी कई आश्रम वहां पर स्थापित कर चुके थे। अपन फिनिक्स आश्रम देखते हैं, टॉलस्टॉय फर्म अपन देखते हैं, ये सब गांधी जी कर चुके थे, और वहां रह रहे भारतीयों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ चुके थे। तो जब गांधी जी भारत आए
तो आप सभी जानते हो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई 1 साल तक तुम भारत का भ्रमण करो, जो भारत का समाज है, इसकी जो परिस्थितियां हैं, इसकी जो चैलेंजेस हैं, इन सबको देखो, इसको समझो, और उस हिसाब से फिर तुम अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करो। तुम्हें पता रहेगा कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, और जब तुम उनकी समस्याओं को सही रूप में एड्रेस करोगे तो लोग तुम्हारे साथ आके खड़े हो जाएंगे, देश को एकजुट करना आसान रहेगा। गांधी ने वही किया। आप सभी जानते हैं गांधी ने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया। तो उस 1 साल के भारत में अपने पूरे टूर के दौरान उन्होंने भारतीय समाज की वास्तविकता और वास्तविक समस्याओं को समझा, पहचाना, और उन्हीं को उन्होंने एड्रेस किया। तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने जब अपने आंदोलन किए तो पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन, नेशनल लेवल का मूवमेंट यदि किया तो वो महात्मा गांधी ने किया, जिसे अपन असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में देखते हैं। 1920 का भारत जो अपनी गरीबी, अपनी पॉवर्टी, इस सब में बिल्कुल दबा हुआ था, भुखमरी में दबा हुआ था, वो गांधी जी के एक बुलावे पर आके खड़ा हो गया, यूनाइट हो गया, क्योंकि गांधी जी उन समाज की परिस्थितियों को समझ चुके थे, उनकी कंडीशन को, उनकी चुनौतियों को एड्रेस कर रहे थे। तो एक मंच के रूप में सब लोग इकट्ठे हो गए थे गांधी जी के सहयोग। तो भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन यदि किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने किया, जब पूरे भारतीय समाज को भारत के रूप में एकजुट किया महात्मा गांधी। ये कब कर पाए? जब गांधी जी ने भारत की, जैसा मैंने कहा, पूरी यात्रा की। खैर, तो गांधी जी आप सभी जानते हैं कांग्रेस के मुख्य लीडर बन चुके थे, उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा था। कई सारे रीजन है इसके पीछे कि भाई गांधी जी जब आए तो भारत में जो बड़े बड़े लीडर्स थे अभी तक, उनकी या तो डेथ हो गई थी या कई लीडर बूढ़े हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे। भाई दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इनकी डेथ हो गई थी, जो बड़े लीडर थे। और कुछ बड़े लीडर जैसे बाल गंगाधर तिलक, ये लोग थोड़े बुजुर्ग हो गए थे। मतलब एक पॉलिटिकल वैक्यूम यहां ऑलरेडी क्रिएट था पहले से, एक राजनीतिक, क्या कहें, शून्यता कह सकते हैं, ठीक है, वो पहले से क्रिएट थी। और गांधी जी जैसे ही आए तो गांधी जी ने उस खालीपन को भर दिया, एक अच्छे विकल्प के रूप में खुद को पेश किया। तो खैर, गांधी जी की एक्सेप्टेबिलिटी तो समझ गए आप। जैसा मैंने कहा, गांधी जी पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कुछ कर चुके थे अफ्रीका में, जिसके कारण भारत में उनको लेके एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पहले से था। नंबर सेकंड, जब वो आए तो 1 साल तक उन्होंने भारत की यात्रा करी और भारतीय समाज की वास्तविकता को, उसकी परेशानियों को समझा, तो उन्हें लोगों से कनेक्ट होने में आसानी हुई, नंबर 2। और नंबर 3, भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ था, जहां पर एक खालीपन था। जैसे एक अच्छा लीडर यदि आए तो वो आगे बढ़ सकता था, और गांधी ने वो किया। तो ये सारी कंडीशन रही कि गांधी के प्रति एक एक्सेप्टेबिलिटी थी, ना केवल कांग्रेस में बल्कि पूरे भारत में। यही कारण है कि जैसे ही गांधी जी आए, इनके बाद के फेज को गांधी युग के रूप में जाना गया, और कांग्रेस पूरे गांधी जी के विचार, उनकी आइडियोलॉजी, उनके सिद्धांत के आधार पर चल रही थी, इसलिए इसको गांधीवादी कांग्रेस कह रहे हैं। यहां इन्होंने क्या किया? यहां इन्होंने दोस्तों मास मूवमेंट खड़ा किया। क्या खड़ा किया? मास मूवमेंट, मतलब जन आंदोलन। मूवमेंट नहीं, मास मूवमेंट, आंदोलन नहीं, जन आंदोलन। और जन आंदोलन भी कैसा? राष्ट्रीय आंदोलन। नेशनल मूवमेंट, ठीक, रीजन में बता चुका हूं। पूरे राष्ट्र को अपने आंदोलन के तहत लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन में लगभग हर वर्ग, हर समाज की समस्याओं को, मुद्दों को एड्रेस किया जा रहा था। जब आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपके मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे, तो आप आके खड़े हो ही जाओगे आंदोलन में। तो सब आके खड़े हुए। तो आंदोलन आंदोलन नहीं था, राष्ट्रीय आंदोलन था। आंदोलन आंदोलन नहीं था, जन आंदोलन था, मास मूवमेंट था। ये आपको क्लियर होना चाहिए।
इसके अलावा इस सब में गांधी जी ने, कांग्रेस ने जिन चीजों का प्रयोग किया वो क्या थे? वो थे सत्याग्रह, वो थे अहिंसा, वो था सविनय अवज्ञा, वो था स्वदेशी। ये सब था भाई। गांधी जी ने सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंट, जहां अंग्रेजों की नीतियों को डिसओबे किया पीसफुली, नॉन वायलेंट तरीके से। एग्जाम्पल है हमारे पास नमक कानून, किस तरह से उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। मतलब अंग्रेजों की जो भी पॉलिसीज रहेगी हम उसे डिसओबे करेंगे, उसे नहीं मानेंगे, दैट्स इट। तो फिर वो भारत पे रूल किस पे करेंगे, शासन किस पे करेंगे? जब हमारी तरफ से किसी तरह का उन्हें सपोर्ट मिलेगा ही नहीं तो भारत में शासन करना पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। इसके स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। भाई खादी महात्मा गांधी के द्वारा प्रचारित किया गया एक प्रमुख घटक था, जहां उन्होंने स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए। भैया तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये देश हो, यहां पर हमें राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन देखने को मिले पाओगे। यहां पर हमें सत्याग्रह, अहिंसा, स्वदेशी, इस सब के विचारों को प्रबलता से आगे बढ़ते हुए देखने को मिला। और ये सब गांधी के विचारों के कारण हुआ, इसलिए गांधीवादी विचारधारा वाली कांग्रेस कहलाई। चौथा, कांग्रेस की जो चौथी विचारधारा है वो थी समाजवादी कांग्रेस। सोशलिस्ट कांग्रेस। अब आप बोलेंगे सर 30 के बाद के गांधी जी का रोल खत्म हो गया? गांधी जी का रोल खत्म नहीं हुआ, गांधी की ही विचारधारा में दूसरी विचारधारा भी आगे शामिल हो गई। गांधी का तो रोल था, यहां हम विचारधारा की बात कर रहे हैं, किस आइडियोलॉजी पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो साथ ही समाजवाद का क्या मतलब होता है? समाजवाद का मतलब ये होता है कि यहां पर जितनी भी संपत्ति है, जितने भी संसाधन है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, हर एक चीज का क्या होना चाहिए? नेशनलाइजेशन होना, मतलब राष्ट्रीयकरण। देश की पूरी संपदा, देश की पूरी संपत्ति, देश के पूरे संसाधन का राष्ट्रीयकरण कर दो। राष्ट्रीयकरण मतलब निजीकरण या प्राइवेट व्यक्ति के कंट्रोल से चीजें सरकार अपने हाथ में ली, मतलब प्राइवेटाइजेशन को खत्म करो। सार्वजनिकरण मतलब राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दो। क्योंकि 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 जब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं, निजी संपत्ति नहीं होगी, मतलब हर चीज सार्वजनिक होगी, मतलब हर चीज पब्लिक होगी। और जब हर चीज पब्लिक है मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो गवर्नमेंट अपनी उस रिसोर्स को अपनी पब्लिक के बीच में जब बांटेगी, जब अलॉट करेगी, तो उसमें उसका उद्देश्य प्रॉफिट मतलब लाभ कमाना नहीं होगा, उसमें उसका पर्पस होगा जनता का कल्याण करना। और उस समय का जो भारत था, उस समय के भारत का कल्याण करना जरूरी था, वेलफेयर करना जरूरी था। उस भारत से आप कुछ कमा नहीं सकते थे। जहां पर भी प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण होता है, वहां पर लाभ के लिए व्यक्ति काम करता है, प्रॉफिट के लिए व्यक्ति काम करता है। भाई मैं एक प्राइवेट व्यक्ति हूं, मेरा अपना कुछ बिजनेस है, तो मेरा पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट गेन करना। मेरा उद्देश्य जन कल्याण करना थोड़ी होगा, वेलफेयर करना थोड़ी होगा। मुझे खुद का प्रॉफिट दिखेगा ना भाई। आप हो, आप कोई बिजनेस करोगे तो खुद के प्रॉफिट के लिए करोगे ना, कि पब्लिक वेलफेयर के लिए करोगे? ऑब्वियसली खुद के प्रॉफिट के लिए करोगे।
तो जहां पर भी प्राइवेटाइजेशन होता है वहां पर व्यक्ति पहले खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचता है। पर क्या उस समय का समाज ऐसा था जिससे प्रॉफिट गेन किया जा सके? नहीं, उस समय के समाज को तो सपोर्ट की जरूरत थी। तो वेलफेयर कब होगा? जब सरकार फैसिलिटेट करेगी। तो उसके लिए सारी चीजों का सरकारी होना जरूरी। तो यहां पर जितने भी प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट रिसोर्सेज हैं, उनको सरकार खरीदे। प्राइवेट लोगों से बोल ले भाई तेरा ये इंस्टीट्यूट कितने रुपए का? उसने कहा 1,000 करोड़ का। ये 1,000 करोड़ ले, तेरा इंस्टीट्यूट आज से हमारा। अब हम इस इंस्टीट्यूट का यूज क्यों करेंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे? नहीं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए करेंगे। तो यहां पर वेलफेयर स्टेट, यहां पर लोक कल्याणकारी राज्य, इसको लाया जा सकता है। क्योंकि यहां पर जो सरकार है वो क्या करेगी? वो अलॉट करेगी नॉन प्रॉफिटेबल तरीके। क्या बात समझ में? मतलब आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसकी बेसिक सुविधा, उसकी बेसिक जरूरत, जीवन जीने के लिए जो बेसिक मूलभूत जरूरी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, कम से कम ये बेसिक चीजें सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, ताकि सरकार उसको निशुल्क में लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से दे, उनका वेलफेयर करे, ना कि उनसे प्रॉफिट गेन करे। ये वाली आइडियोलॉजी समाज में बढ़ी और कांग्रेस ने इस दिशा में बड़े लेवल पर काम किया। इसी को तो समाजवाद कहते हैं ना भाई। हम पॉलिटी भी पढ़ते हैं तो समाजवाद पढ़ते हैं ना। व्हाट डज द सोशलिस्ट मीन? या सोशलिज्म का क्या मतलब होता है? सोशलिज्म का मतलब होता है अलॉटमेंट और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विसेज और द गवर्नमेंट फैसिलिटी अमंग द पीपल ऑफ द इंडिया एज पर देयर नीड एंड द रिक्वायरमेंट। सरकारी सुविधा, सरकारी संसाधन का भारतीय समाज में या लोगों के बीच में बंटवारा लोगों की जरूरत के आधार पर होगा। जिसको जितनी जरूरत उसको उतनी सहायता दी जाएगी, तभी तो वेलफेयर स्टेट आएगा, तभी तो लोक कल्याणकारी राज्य आएगा। तो हम भारतीय संविधान में डीपीएसपी के तहत जिस लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, वो लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस विचारधारा की थी जो चौथे नंबर पे आई थी। तो साथियों, यहां पर कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या चीजें अभी पढ़ना बाकी है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर दोस्तों हम राष्ट्रीय आंदोलन व कांग्रेस, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें कांग्रेस का क्या रोल था, तो उसमें हमने सबसे पहले कांग्रेस का परिचय देखा कि किस तरह कांग्रेस ने एक अखिल राष्ट्रीय संस्था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले किया। लोगों को उनकी कास्ट, उनके जेंडर, उनके रिलीजन, उनके रीजन, उनके लैंग्वेजेस से ऊपर उठा के यूनाइट किया ताकि वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन कर सके। ठीक है, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट का बेस जो है वो कांग्रेस ने तैयार किया। दूसरा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में भी एक नेशनलिज्म का एटमॉस्फेयर बनाया, लोगों को यूनाइट किया। ठीक, वैचारिक आयाम, यहां हमने देखे कि कांग्रेस ने कैसे अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग अप्रोचेस को लेके आगे बढ़ी, अलग अलग तरह से ब्रिटिशर्स को उसने अपोज किया, मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट में सहयोग दिया। ठीक, अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस लोगों को यूनाइट कर रही है, कांग्रेस लोगों को जेंडर, रीजन, सेक्स, रिलीजन इस सबसे ऊपर उठा रही है। कांग्रेस उस बेस को तैयार कर रही है जिसपे अंग्रेजों के विरुद्ध नेशनल मूवमेंट हुआ, और कैसे कांग्रेस ने अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग आइडियोलॉजी के माध्यम से अंग्रेजों का सामना किया, आपने ये देखा। अब हमें एक और सेक्शन देखना है जो हम आज के नहीं पार्ट 2 में देखेंगे। ये जो आइडियोलॉजिकल जर्नी में जो दो आइडियोलॉजी थी,
एक उदारवाद और एक उग्रवाद, इसको अपन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और क्योंकि इन पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसा मैंने कहा 2023 में क्वेश्चन आया था HPSC SCS में कि भाई नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो गरमपंथी और नरमपंथी, इनमें अंतर बताइए। जो मॉडरेट और जो मिलिटेंट थे उनमें डिफरेंस क्या है। तो अब अपन मॉडरेट को और मिलिटेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और कितने डिटेल में? इतने डिटेल में। मैंने यहां पॉइंट भी लिखे थे। मॉडरेट में भी ये 6 पॉइंट पढ़ेंगे अपन, मिलिटेंट में भी ये 6 पॉइंट पढ़ेंगे। तो आपको इनके वर्क कल्चर में भी डिफरेंस दिख जाएगा और ये भी दिख जाएगा इनके अचीवमेंट्स क्या क्या थे, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस, उसका योगदान और अलग अलग टाइम पे सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग तरह से उसने किस तरह से ब्रिटिशर्स को टैकल किया, हमने वो देखा। अब हम अगले सेक्शन में देखेंगे कि कांग्रेस में ही जो दो अलग अलग बड़ी विचारधाराएं थी, उग्रवाद और उदारवाद, इनका क्या रोल था, इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूट किया और ये दोनों आपस में किस तरह से अलग थे, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। और इस तरह से धीरे धीरे करके बड़े बड़े टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। कैसा लगा सेशन? कमेंट करके अपना फीडबैक, पसंद आए तो लाइक करके अपना रिस्पांस जरूर दीजिए और अपना साथ, अपना सहयोग बनाए रखिएगा हमारी पूरी टीम के साथ। ये है द्रोण सीरीज का मेरा लेक्चर नंबर 1, जिसमें मेंस ओरिएंटेड टॉपिक को आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया। थैंक यू सो मच।